हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है। हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किस किस चीज़ पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहले आप अगर देखोगे अगर आपके पास एक वायर ज़्यादा लंबी होती है, या अगर आप ट्रांसफार्मर से दूर रहते हो, जो घर में बिजली आती है, वो ट्रांसफार्मर से अगर आप दूर रहते हो तो आप देखोगे आपके घर में वोल्टेज जो होती है कम होती है। कंपैरिजन में जब आप देखोगे जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक रहते हैं उनको ज़्यादा वोल्टेज अच्छी होती है, उनको जो है पावर अच्छा होता है। उनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आज हमें यही पढ़ना है क्यों ऐसा होता है। सपोज हमारे पास एक वायर लेंगे हम, नाइक्रोम वायर। तो जो नाइक्रोम वायर है, जिससे आप देखते हो कि जो हीटर कॉयल होती है ना, वही लेंगे हम। सपोज उसी मटेरियल की कॉयल लेंगे, सपोज लेंथ एल, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल। तो इस वायर को क्या करूँगा मैं, इसको मैं एक अलग कलर से दिखाऊंगा। एक सेकेंड, वो जो नाइक्रोम वायर है, इस नाइक्रोम वायर जो है इसको मैं कनेक्ट करूँगा बैटरी के साथ। अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा यहाँ से, कॉपर वायर, आप देखते हो जो कनेक्टिंग वायर होती है वो कॉपर की होती है यूजुअली। फिर मैं यहाँ पे एक एमीमीटर लगाऊंगा, उससे मैं करंट मेजर करता हूँ, मैं देखता हूँ कितनी करंट फ्लो होगी। तो नाइक्रोम वायर लाऊंगा, लेंथ एल कुछ भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जितनी आपकी मर्जी है। नाइक्रोम वायर पे मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ, यहाँ पे कोई बैटरी 6 वोल्ट बैटरी या कुछ भी जो भी मेरे पास होगा, तो मैं कनेक्ट करता है 12 वोल्ट बैटरी। फिर मैं देखूंगा कि इसमें करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो वो मैं नोट डाउन करूंगा। फिर अगर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं इसकी लेंथ जो है दूसरी एक नाइक्रोम वायर लाऊंगा, जिसकी जो लेंथ होगी डबल होगी, थिकनेस सेम थिकनेस की, लेकिन इसकी लेंथ में डबल रखूंगा। ऐसे नाइक्रोम वायर रखूंगा ऐसे, तो उसकी थिकनेस जो है वो डबल रखूंगा। फिर मैं मेजर करूंगा कि इसमें कितनी करंट आएगी। ऐसे नाइक्रोम वायर रखूंगा, बैटरी भी सेम होगी, और देखूंगा करंट कितनी आएगी। ये मगर 12, डबल करता हूँ। नाइक्रोम वायर तो लेंगे 12। फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू लिखना है। ये दो एक्सपेरिमेंट, और एक और एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे मैंने थिकनेस यहाँ पे दिखाई है इसमें ज़्यादा, लेकिन मुझे लेना है थिकनेस बराबर होनी चाहिए। तो थिकनेस मैं बराबर रखता हूँ, इन दोनों की थिकनेस जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन लेंथ सिर्फ 12 होगा।
तो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस, सपोज यहाँ इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2। जब देखा गया कि जो रेजिस्टेंस R1 है ना, वो क्या होती है, R1 जो होती है वो बेसिकली हाफ ऑफ R2 होती है, यानी कि जो R2 रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो R2 होती है वो होती है ट्वाइस R1। जब लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गई। यहाँ रेजिस्टेंस कम है, लेस, यहाँ पे मोर, यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। हमने लेंथ को डबल किया, लेंथ को हमने यहाँ पे एल लिया, यहाँ पे 2L लिया, तो लेंथ को मैंने डबल किया। डबल लेंथ करने पे रेजिस्टेंस भी देखा गया कि वो डबल होती है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि रेजिस्टेंस भी डबल होती है। तो इसका मतलब हम लिखते हैं कि जब रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम लिखते हैं ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि अगर ये लेंथ डबल होगी, रेजिस्टेंस भी डबल होगी, इसको भी 2 टाइम्स होगी। अगर ये, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2R बनेगा, अगर इसको 3 टाइम्स L बनेगा तो इसको भी बनेगा 3 टाइम्स R। तो इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये 4 टाइम्स बनेगा ये भी 4 टाइम्स बनेगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि दोनों इंक्रीज होते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जब लेंथ इंक्रीज होती है। इसी तरह से, इसी वजह से जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक होता है ना, नेक्स्ट सेक्शन में दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर के नज़दीक होता है घर, तो सपोज ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, तो जब यहाँ से वायर्स जो आती हैं, जब आप इस ट्रांसफार्मर के जो नज़दीक होता है तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक सपोज कम है। सपोज यहाँ पे एक घर वाला है और दूसरा घर वाला यहाँ दूर है कहीं पे, तो वायर्स की लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट कम आएगी। तो यहाँ पे जो घर वाला होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसको यहाँ से पावर लाना है, इतनी लेंथ है ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस मोर। यहाँ तक जो है, जो यहाँ पे कनेक्शन लोगे आप, यहाँ घर वाला यहीं कहीं पे होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लेस। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगी, करंट कम होगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट कम होगी, लेस। यहाँ पे अगर ये मोर होगा, इसको बढ़ाओ तो करंट कम होगी, लेस। तो इसी वजह से जो ट्रांसफार्मर से बहुत दूर होता है, यहाँ पे जो वायर लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो करंट क्या यहाँ पे पूछती है, लेस करंट, लेस करंट, यहाँ पे मोर। तो ये आप घर पे भी देखते हो कि जो दूर होता है उसको कम करंट होती है। तो पहला क्या हमें दिखा कि रेजिस्टेंस जो होती है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली लेंथ ऑफ वायर, जितनी लेंथ वायर की होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होगी, और उतनी कम करंट होगी। अब क्या देखा गया कि अगर हम यही नाइक्रोम वायर, सेम मटेरियल की यही नाइक्रोम वायर लूंगा मैं, लेकिन मोटी, थिक, मैं एक थिक नाइक्रोम वायर लेता हूँ ऐसे, जो यहाँ पे जो ये वायर होती है ना, अगर इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, सपोज कोई इसको यहाँ से देखेगा, जब यहाँ से देखोगे इसकी, तो इसका डायग्राम में यहाँ पे बनाऊंगा, वो कैसे दिखेगा, वो सर्कुलर दिखेगा ऐसे, जब आप देखते हो वायर को एक साइड से। तो इसको, इस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो एरिया होता है इस सर्कल का, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। जब आप एक वायर को साइड से देखोगे ऐसे, यहाँ से देख रहा है कोई बंदा,
तो इस एरिया को जो सर्कुलर एरिया होता है तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो मोटी वायर होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, और जो पतली वायर होगी ऐसे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो अगर मैं इस वायर को, जो मोटी वायर है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी के साथ, नाइक्रोम वायर, इसी नाइक्रोम की सेम मटेरियल, तो इस वायर को मैं कनेक्ट करता हूँ सेम बैटरी के साथ। यहाँ पे मैं मीटर देखता हूँ, तो मैं, अगर आप देखोगे या मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया जब एरिया इंक्रीज होगा, आप ये स्कूल में ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास नाइक्रोम वायर वगैरह होगी। तो देखा गया कि जो जब हम ये थिक वायर जब लगाते हैं, तब यहाँ पे करंट जो होती है, करंट मोर करंट होती है, करंट ज़्यादा होती है, करंट इज मोर। थिक वायर जब होती है तब करंट ज़्यादा होती है, जब करंट ज़्यादा होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है लेस, रेजिस्टेंस क्या होती है, लेस। यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है मोर। यानी कि जितनी वायर जो होती है, जितनी जो तार होती है, जब ये वायर थिन होगी, पतली होगी, तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तब करंट कम आती है। जब वायर जो होती है, जब ये मोटी होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी और करंट ज़्यादा आएगी। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर एरिया बढ़ता है, जब ये मोर होता है, जब ये बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है लेस। अगर ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होती है। यानी कि अगर एरिया जो है, अगर यहाँ पे एरिया जो है, अगर ये 2 टाइम्स होगा, ट्वाइस ए होगा, तो जो यहाँ पे होगा वो हाफ होगा, वो हाफ होगा। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स ए होगा तो ये क्या होगा, ये होगा R/3, तो इतना कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 4 टाइम्स होगा तो ये होगा R/4। तो इसी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो ये आपने देखा कि अगर मोटी वायर होगी तो करंट ज़्यादा आती है, अगर पतली वायर होगी करंट कम आती है, अगर लंबी वायर होगी तो करंट कम आएगी, अगर जो छोटी वायर होगी तो उसमें करंट ज़्यादा आएगी। और क्या होगा, अगर हम अब यही जो नाइक्रोम वायर है, अगर हम इस नाइक्रोम वायर जो है को कंपेयर करेंगे कॉपर के साथ, सेम लेंथ, सेम थिकनेस, इसका लेंथ L, इसका भी लेंथ L, एरिया A, इसका भी एरिया A, सेम ये लेंगे, लेकिन मटेरियल होगा डिफरेंट। ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है। अगर इसमें से करंट फ्लो हो, ऐसी बैटरी जो है कनेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक वैल्यू करंट का होगा, यहाँ पे दूसरा वैल्यू करंट का होगा। कॉपर में ज़्यादा करंट आएगी, मोर, और नाइक्रोम में लेस करंट आएगी। तो इसी वजह से जो अक्सर जो घरों में इस्तेमाल होती है वो होती है कॉपर वायर। अगर आप कॉपर वायर की जगह आयरन वायर्स क्यों हम आयरन वायर्स क्यों इस्तेमाल नहीं करते, आयरन वायर्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उसमें करंट कम आएगी, इसलिए कॉपर वायर हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा आती है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम लिखते हैं ऐसे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी, रो। ये जो रेजिस्टिविटी रो होती है कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू इसका होता है, इसको हम पढ़ते हैं रो। तो जो ये रो होता है, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन जो बनेगी रेजिस्टेंस की, वो बनेगी R इज इक्वल टू रो L/A। तो फाइनल इक्वेशन जो बनती है R इज इक्वल टू रो L/A, ये L लेंथ है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो ये होती है रेजिस्टिविटी, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे अब, और ये देखोगे कि इसके वैल्यू जो होते हैं, कॉपर के लिए लेस रेजिस्टिविटी होती है, लेस होती है इसकी रो की वैल्यू, इसके लिए रो जो होता है मोर होता है। और जो रेजिस्टिविटी होती है, जो ये रो होता है, रो इसका वैल्यू जो होता है, रबर वगैरह जो होते हैं ना, जो जिनमें करंट फ्लो नहीं होते हैं, उनमें बहुत ही हाई वैल्यू होता है। तो इसी वजह से जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है रबर वगैरह की, तो उनमें से करंट फ्लो नहीं होती है। आप देखते हो कि रबर को हम इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो हम अगर लिखेंगे अब डेफिनेशन, हम कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस है, आप ऐसे लिखोगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, is directly proportional to length of conductor, length of conductor। एंड यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section। यानी कि R is inversely proportional to 1/A। therefore हम लिख सकते हैं R is equal to रो L divided by A, comma where रो is a constant। तो आप ये लिख सकते हो, R is equal to रो L by A where रो is a constant। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको रो is called resistivity of a conductor, resistivity of a conductor, full stop, its value depends on material। इसका वैल्यू जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि जो रेजिस्टेंस होती है, फाइनल इक्वेशन इसकी यही है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और बात है जो 10th सिलेबस में नहीं है, वो ये है कि जो रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टिविटी, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो कॉपर वायर होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, कॉपर वायर यानी कि कंडक्टर्स, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, नाइक्रोम वायर है, इनकी रेजिस्टेंस जो होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, कम करंट फ्लो होती है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होता है। उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम और ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुँचे, फिर हम और भी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।